these are the stimulus. रिस्पॉन्स में क्या शो करता है, मूवमेंट एक एक को समझना स्टार्ट करता है सनलाइट को। क्लियर? प्लांट देखो, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट से बताते हैं इसको। अगर हर तरफ से सनलाइट आ रही तो प्लांट का मूवमेंट स्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना, प्लांट सीधा ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताते कि प्लांट को एक से विंडो के पास रखा, जैसे कि इधर ये विंडो है, ठीक है ना, और यहाँ तुमने प्लांट रख रखा है, इसमें प्लांट सनलाइट आ रही है, केवल विंडो से कवर कर रखा है कि इधर से सनलाइट नहीं आनी चाहिए। किसके अंदर बनता है, वहाँ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा कि ये प्लांट की कोई शूट थी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का। अब अगर एक तरफ से सनलाइट आ रही है तो ये ऑक्सीजन बेटा शेडी साइड में, शेडी पार्ट की तरफ चला जाता है। किधर चला जाता है, शेडी। इसका फंक्शन याद है किसी को, ग्रोथ करा रहा था, प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर रहा था, ग्रोथ करा रहा था। अब अगर इसमें जैसे प्लांट ये ऑक्सीजन अगर शेडी साइड में चला गया, ठीक है ना, इस तरह का प्लांट था, तो देखो केवल इस साइड से ग्रोथ ज्यादा होगी और इस साइड से ग्रोथ कम होगी, तो ये प्लांट इस तरह से बैंड हो जाता है। तो देखो इधर से सनलाइट आ रही थी, अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन था तो ये ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर से सनलाइट नहीं आ रही है शेडी एरिया में, किधर चला जाएगा, शेडी पार्ट, जिधर से सनलाइट नहीं आ रही है, तो ये इधर से ग्रोथ ज्यादा होगी और इधर से ग्रोथ कम होगी, तो प्लांट क्या इधर घूम गया। तो स्टिमुलस था सनलाइट, क्या प्लांट ने सनलाइट की तरफ मूवमेंट किया। अगर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट को बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिक या पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस के उल्टी तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या नेगेटिव ट्रॉपिक। तो मुझे एक चीज बताओ, जो फोटोट्रोपिज्म है ये कैसा, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। क्लियर? किसका पॉजिटिव, स्टेम का। लेकिन रूट तो नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो क्या सनलाइट की उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, सनलाइट की उल्टी डायरेक्शन में। स्टेम तो सनलाइट की तरफ ग्रो करती है और रूट सनलाइट से दूर उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करती है। जो शूट का फोटोट्रोपिज्म है वो तो कैसा है, पॉजिटिव। पर बोल रहे बता, रूट कैसा फोटोट्रोपिज्म शो करती है, नेगेटिव। पर वो तो फोटोट्रोपिज्म करती नहीं है, अरे करती है, वो सनलाइट की उल्टी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर रही है, जिधर से सनलाइट आती है वो उधर नहीं जाती, वो उसके उल्टी डायरेक्शन में जाती, तो वो कैसा ट्रोपिज्म बन गया, नेगेटिव ट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटो। क्लियर? इसी तरह वाटर, क्या रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगी, बिल्कुल। वाटर नीचे है, वो स्टिमुलस की तरफ मूव कर रही है, रूट कैसा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और शूट कैसा, नेगेटिव, ऊपर की तरफ जा रही है। इसको समझो, ग्रेविटेशन को। स्टेम कैसे शो करेगी, नेगेटिव, स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है, रूट कैसा शो करेगी, पॉजिटिव। क्लियर ना? द मूवमेंट, देखो इसमें डेफिनेशन कैसे बनेगी, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट। फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन पूछते हैं, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पांस टू सनलाइट, the movement of the plant in response to water. Gravitation, geotropism की देखना, the movement of plant in response to gravitational pull, the movement of plant in response to gravitational pull, उसे क्या कहते हैं, geotropism। तो ये अलग अलग स्टिमुलस है जिसके लिए प्लांट क्या कर रहा है बेटा, मूवमेंट कर रहा है, जिसके लिए प्लांट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। केमिकल, इसको समझो पहले, टच को। टेंड्रिल्स का नाम सुना है, टेंड्रिल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बेल, ठीक है ना, वो घूमते हुए एक जगह लिपट जाती है। सर यहाँ टच का क्या रोल है और उसके लिए स्टिमुलस, जो टेंड्रिल्स होती है बेटा, जैसे कि कुकुरबिट की, किसकी, ऐसे प्लांट जिन पे बेल होती है, जैसे कद्दू, ठीक है ना, उनके टेंड्रिल्स होते हैं ऐसे धागे जैसे, डोरी जैसे, पत्ते पत्ते। क्लियर? ये टेंड्रिल्स हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करना पसंद करती है जिनको, जिस साइड में इनको क्या मिले, टच मिले। क्लियर? चाहे वो टच किसी प्लांट का हो, किसी भी पोल का हो, या किसी भी चीज का इनको टच मिले। हाँ, तो मनी प्लांट के बेल है ना एक, मनी प्लांट यार। अब ये देखना, टच पॉजिटिव, देखो टच की तरफ कैसे मूव कर रहा है, ये तो इसका स्टिमुलस है। अभी बाबू को कैसे पता लगा, वो जाता है शुडोपोडिया की हेल्प, शुडो मतलब फीड एंड शुडो मतलब फॉल्स, नकली पैर, और उसी की हेल्प से वो उसे कैप्चर करता है, तो उन केमिकल्स को सेंस करता हो। तो स्टिमुलस क्या बना वहां पे, केमिकल। फर्स्ट सरफेस पे हो जाती है बेटा टच, तो प्लांट ग्रो कर रहा था और वो कहीं पे क्या हो गया, सरफेस पे टच हो गई। जैसे ही वो सरफेस पे टच होगी, उसको क्या स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिला, तो वहां पे बेटा ऑक्सीजन कम बनता है। क्या कम बनता है,
ऑक्सिन ऑक्सिन कम बनता है तो वो इसको यहाँ पे खुद को ऐसे क्या करती है, राउंड राउंड कर लेती है। और जो दूसरा प्लांट है वहां, मतलब इसी का जो दूसरा पार्ट है वहां पे किसका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सिन का। यानी इसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या नहीं बन रहा है, ऑक्सिन। तो ये यहीं पे इस तरह से लिपट के रुक जाता है। तो इस प्लांट ने किसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स किया, टेंड्रिल आ रही है एक बेल, ठीक है ना, सपोर्ट वो कहीं टच होगी, जैसे ही वो टच होगी उसको क्या मिला, स्टिमुलस। उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी, अब मूवमेंट। किस तरह से मूवमेंट करती है, जब टच होती है तो वो उसके ऐसे चारों ओर लिपटती है और वहां पे किसका फॉर्मेशन कम हो जाता है, पर्टिकुलर उस जगह पे ऑक्सीजन का। रेस्पॉन्स ले रहे हैं प्लांट की बॉडी, उसको सपोर्ट चाहिए ऊपर जाने तक, स्टेम इतनी स्टेम फ्लेक्सिबल है तो सपोर्ट चाहिए ऊपर जाने तक, तो वो यहाँ से इस तरह से क्या होती है, रैप हो जाती है चारों। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कम हुआ तो अब इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो ये यहाँ फिक्स रह जाएगी ऐसे बंधी हुई, और बाकी बचा हुआ है उसकी क्या होगी, ग्रोथ। फिर ये आगे कहीं और भी इसको कहीं और टच मिला तो ये यहाँ से इसको लिपट जाएगी। इस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन नहीं बनेगा, आगे की ग्रोथ चलती रहेगी। तो इस तरह से ही अपने को मूव कराते हुए ऊपर लेके जाए। किसके लिए रेस्पॉन्स कर रही है, टच के लिए। कौन सा मूवमेंट, समझ में आया? तो दीज आर सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ, वो भी टच के लिए तो नेगेटिव था। बिल्कुल नेगेटिव था, ठीक है ना। सिकुड़ रहा है, ये टच की तरफ जा रही क्या, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स, केमिकल है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एबीए, साइटोकाइनिन। क्या सीक्रेट हो रहे हैं और प्लांट इनके लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये है, ये इसमें एक आधा ये थिग्मोट्रोपिज्म, ये शायद नाम नहीं सुना होगा, मैंने डाला था। ये था इस चैप्टर में कंट्रोल एंड जियोट्रोपिज्म। वापस जियो तो बोलो। जियोट्रोपिज्म मतलब द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल पुल। स्टिमुलस बना यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल, उसको कहते हैं प्लांट का वो मूवमेंट या रेस्पॉन्स, उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म। अब देखो रूट तो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, यानी वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है, लेकिन स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, वो क्या शो कर रही है, नेगेटिव। और इसमें उसी का फायदा है, ऊपर जाएगी तो सनलाइट ज्यादा मिलेगी, रूट जितनी नीचे जाएगी उसको वाटर ज्यादा मिलेगा। तो फॉलो फ्रूट इज नॉट अ मूवमेंट, एक्शन हो रहा है वहां पे, कोई मूवमेंट नहीं, प्लांट इंटेंशनली नहीं कर रहा, नहीं रिस्पॉन्स भी नहीं है फॉलो फ्रूट। वो रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स नहीं, वो तो एजिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली एजिंग हो रही है और उसकी वजह से वो रेस्पॉन्स नहीं, वो उसका जैसे स्पेशल तरीका, कुछ प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करने के लिए ऊपर आती है लेकिन वो वापस नीचे जाती है। देखो दिखती है वो इसलिए कि वो ट्री बहुत बड़ा होता है, जैसे कि वो सब होता है बरगद जिसको कहते हैं, उसके रूट्स को देखेंगे उसकी सॉइल के ऊपर ही लगे, तो उसके रूट्स की साइज ही इतनी बड़ी है, लेकिन उसको अगर अंदर जाके डीप में देखें तो बहुत पत्ते पत्ते रूट्स अंदर की तरफ, वो एक तरह से उसकी स्टेम ही समझ लो तुम उसको रूट में। तो उसमें लकड़ी रूट में कभी वुड देखने को नहीं मिलेगी, उसमें तुम्हें ऊपर वुड देखने को मिलती है, यानी उसकी एक तरह की स्टेम ही है जो फैली हुई है, इसको हमेशा एक तरह की स्टेम का पार्ट है। क्लियर? क्लियर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आया? सबसे पहले किसकी बात की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी वर्क्स इन एन एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पांस टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? फिर हमने इसमें दो तरह के कोऑर्डिनेशन की बात की, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व कौन था, नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस बताए थे। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल, endocrine system consists of secretory cell called glands. Nervous system में जो information transmit होती है, information is transmitted in the form of electrical impulse. Information is transmitted in the form of chemicals called as hormones. Here, the speed of transmission is very fast. इसमें electrical impulse में, but the speed of transmission of information is slow. इसमें hormones, उसमें effect एक particular localized पोजीशन पे रहता है, ठीक है ना, द इफेक्ट इज एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, और उसमें जो उसका इफेक्ट आता है हार्मोन का वाइड स्प्रेड, ग्रोथ हो रही है पूरे बॉडी की हो रही है, इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, शुगर का फटाफट चला जाएगा, लेकिन हार्मोन का होता है लंबे समय तक रहता है उसका इफेक्ट। ये कितने दिन है जब तक हार्मोन सीक्रेट होता रहेगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे सीक्रेट होगा, वो चीज है, सीक्रेट भी धीरे धीरे होता है और इफेक्ट भी धीरे धीरे आता है, और प्लस एक बार अगर इफेक्ट करना चालू हुआ है तो फिर वो रुकेंगे। जैसे अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं,
बियर्ड एंड मोस्टेड धीरे धीरे आना शुरू होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक बार एक पीक लेवल पे पहुंच गया तो फिर वो कंटिन्यूअसली बना रहे, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स थे और ये कुछ डिफरेंस थे किसके, न्यूरल कंट्रोल एंड न्यूरल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फिर हमने किसके स्टार्ट की थी, नर्वस सिस्टम की बात की थी। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कौन सा, सीएनएस और सीएनएस। सीएनएस में हमने देखा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। और फिर बात हुई थी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जितनी भी बॉडी की नर्व्स है वो बनाती है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट है, 3। सबसे पहला सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस, क्लियर। कुछ बुक्स इसमें देखा ओल्फैक्टरी लॉब्स भी लिखेगी, पर नहीं, ओल्फैक्टरी लॉब्स मतलब और कुछ लोग कहते हैं कि फोर ब्रेन के अंदर है, उसको फोर ब्रेन का पार्ट बता के लिखती है, वो बताती है, थैलेमस नहीं बताती। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लॉब्स, वो ये कहती है कि फोर ब्रेन का एक तीसरा पार्ट है ओल्फैक्टरी लॉब्स, पर ओल्फैक्टरी लॉब्स नहीं है। ओल्फैक्टरी लॉब्स तो फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, वो किसको सेंस कर रहे हैं, केवल स्मेल को। जब यहाँ से रिसेप्टर रेस्पॉन्स भेजता है खुशबू की, उसको सेंस करने का काम कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट क्या करते हैं कि भैया उसके लिए नाक बंद करना है और अच्छे से उसको महसूस करना है। ये वाला ही गलत है, ये वाला है। मतलब वाइट पोर्शन है मैं ये सारे फंक्शन किसके, सेरिब्रम का काम किसका, सेरिबेलम का। फिर हमने किसको बात की थी, पीएनएस, जितने भी नर्व्स आ गई उसको किसमें डाल दिया, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे फिर नर्वस सिस्टम खत्म करके हम किसकी तरफ मूव थे, एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी। फिर कौन सा गया, पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एमएसएच, ईएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी, जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और वहां जाके उससे थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद कौन सी पड़ी थी, थायराइड। थायराइड में 2 हार्मोन थे, थायरोकैल्सिटोनिन, पहला तो थायरोक्सिन और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन। कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन नहीं है तो हार्मोन सीक्रेट अच्छे से नहीं करेगी, तो थायराइड के हार्मोन कम हो जाएंगे, उससे बोला हाइपोथायरॉयडिज्म। बीमारी का नाम सिंपल गोइट रे, जीएच ग्रोथ हार्मोन ज्यादा तो बीमारी का नाम साइगेंटिज्म, ग्रोथ हार्मोन कम तो स्टंटेड ग्रोथ वार्पिस, क्लियर। फिर इसके बाद कौन सी ग्लैंड, थायराइड आ गई। थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, नेचर कैसा, हाइपोकैल्सिमिक, कैल्शियम के लेवल को। इसके बाद कौन है, पैराथायरॉइड ग्लैंड की पोजीशन ट्रेकिया के दोनों तरफ लोब्स में, पैराथायरॉइड, उसके पीछे की तरफ 4 पैराथायरॉइड है, हार्मोन का नाम पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। कैल्शियम के लेवल को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। क्या थायरोकैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्ट को भी बिल्कुल कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रही है। तो ये इसके बाद आ जाती है पैराथायरॉइड। फिर हम नीचे आए तो हमें कौन सी ग्लैंड देखने को मिली, एड्रिनल ले लो। थाइमस, थाइमस बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रही थी, क्या बना रही थी, एंटीबॉडीज, क्लियर, हेल्प कर रही थी एंटीबॉडीज बनाने में। हार्मोन का नाम थाइमोसिन। जब एक बच्चा होता है तो उसमें थाइमस की साइज बड़ी होती है, अडल्ट होता है तो थाइमस की साइज छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और ओल्ड एज में थाइमस डिजनरेट हो जाता है। यही रीजन है इसकी वजह से ओल्ड पीपल का इम्यून वीक हो, इम्यूनिटी कम हो जाती है ना ओल्ड में ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। फिर आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड, सिचुएटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। दो हार्मोन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, आल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं, क्लियर, फाइट एंड फ्लाइट, या इमरजेंसी हार्मोन। ग्लैंड को भी कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। क्लियर, क्या करेगी, हार्ट बीट्स बढ़ा देगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगी, पिट्यूटरी डायलेशन बढ़ा देगी, अलर्टनेस बढ़ा देगी, पाइलो इरेक्शन बताया था, रेजिंग ऑफ हेयर्स, इसके अलावा स्वेटिंग बढ़ा देगी। तो ये सारे इसके फंक्शंस है। क्लियर, ये थी एड्रेनल का गेम में क्या होगा, सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, क्या इंसुलिन, बीटा सेल ने ग्लूकागॉन, यार एंटागोनिस्ट वर्क कर रहे हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, दूसरा ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। फिर इसके बाद कौन सी ग्लैंड आ गई, टेस्टिस, पीनियल, ठीक है ना। एक और थी, पीनियल ने क्या सीक्रेट किया, मेलेटोनिन, बॉडी की स्लीप पैक साइकिल 24 आवर्स के रिदम को, उस रिदम को नाम दिया डाययूरनल रिदम। क्या नाम दिया, डाययूरनल, इसको रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज को इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वो भी एक पीरियोडिक साइकिल है।
तो बॉडी की जो पूरे दिन भर की साइकिल चलती है जिसे हम 24 आवर रिदम बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका? मेलेटोनिन का। किसका? मिलेनिन और मेलेटोनिन में कंफ्यूज ना हो। मिलेनिन पिगमेंटेशन के लिए, पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो कौन सी सेल्स के पास गया? मिलेनोसाइट के पास। मिलेनोसाइट ने क्या सीक्रेट किया? मिलेनिन। जहां पे मिलेनिन का डिपोजिशन हो जाता है वहां पे क्या है? पिगमेंटेशन। ठीक है, फिर आ जाती है टेस्टिस, present outside the abdominal cavity in a sac-like structure called as scrotum. Here, reason because the production of sperm requires temperature 2 to 3 degrees Celsius less temperature than body temperature. केवल ये मत लिखना 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, नहीं 2 से 3 डिग्री नहीं, जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री उसका 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, इसलिए उसको कहां लेके आए? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। बाकी टेस्टिस की डिटेल स्टडी रिप्रोडक्शन में और क्या फंक्शन है। टेस्टोस्टेरोन डेवलप करा रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स व्हिच डेवलप एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एक प्यूबर्टी आने के बाद जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे बियर्ड एंड मोस्टेक की ग्रोथ। फिर यही आ जाता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस के नंबर पूछे तो 2 1 पेयर, ओवरी के नंबर पूछे तो भी 2 1 पेयर। दो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? एस्ट्रोजन का वही फंक्शन क्या? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसके अलावा हाई पिच वॉइस, ठीक है, बॉडी बिकम्स फेमिनाइन। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। प्रोजेस्टेरोन की बात ध्यान से सुनना है। अच्छा, एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन पर मेजर फंक्शन इसका यही है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस की वॉल को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। स्ट्रॉन्ग नहीं, मेंटेन रखता है 9 मंथ्स तक। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कांसेप्ट है, पॉसिबल प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली लाइन ये पढ़ाई जाती है कि एवरी मंथ द बॉडी ऑफ फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। आपके सुनना है इस लाइन कि एवरी मंथ द बॉडी ऑफ फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। की प्यूबर्टी आने के बाद ओवरी ने बनाया एग। ओवरी ने क्या बनाया? देखो प्रोसेस समझना पूरी साइकिल का। ओवरी ने बनाया एग, ओवरी ने रिलीज किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। एग रिलीज करने के बाद हार्मोन की इंफॉर्मेशन कहां पहुंची? यूट्रस के पास। यूट्रस की 3 वॉल होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। यूट्रस की वॉल ने खुद को प्रिपेयर किया, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है? यूट्रस में। यूट्रस इज मदर्स वॉर्म, गर्भ। वहां इम्प्लांटेशन होता है 9 मंथ तक, फीटस वहां रहता है प्रेगनेंसी के टाइम, यूट्रस के यहाँ। तो यूट्रस की वॉल को सर वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ी, उसका नेचर स्पॉन्जी किया कि वो जो बिल्कुल यूट्रस के अंदर, वॉल के अंदर जाएगा फीटस या जाइगोट या एम्ब्रियो, तो उसकी वॉल को स्पॉन्जी किया, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, उसकी थिकनेस बढ़ा दी। तो ये सारे चेंजेस हुए। लेकिन अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो सारे चेंजेस वापस क्या होंगे? अबॉर्ट होंगे। तो यूट्रस के जो चेंजेस थे वॉल्स में वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, और ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होते हैं तो वो वेजाइना से ब्लड की फॉर्म में बाहर आते हैं, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 मंथ्स तक उस यूट्रस की वॉल को मेंटेन करें, और वो मेंटेन करने का काम किसका? प्रोजेस्टेरोन। इसलिए उसे प्रेगनेंसी हो रही 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम। अच्छा, पार्चुरेशन के टाइम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा था? ऑक्सीटोसिन। Vigorous contraction during the time of parturition, oxytocin secreted by pituitary gland. Clearness, body के smooth muscles में contraction कराता है। Clear? Milk ejection का काम किसका है? Oxytocin. Milk formation, prolactin. Milk formation, prolactin. These are some of the animal hormones. फिर हमने plant hormone की बात की। Auxin growth करा रहा है, gibberellin growth करा रहा है, aging को delay कर रहा है, cytokinin cell division करा रहा है, seed dormancy को break करेगा, FCC acid growth inhibitor है, dormancy को promote करेगा। फिर और इसके बाद इथाइलिन एजिंग करा रहा है प्लांट। एक एजिंग को डिले करा रहा था जिब्रेलिन। क्या एजिंग नहीं होगी तो जो फ्रूट है वो प्लांट पे ज्यादा समय तक रहेगा, और एक है जो एजिंग को प्रमोट कर रहा है, कौन? इथाइलिन। फिर और लास्ट में एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन, जहां ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक। सेल डिवीजन वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। एक जो सीड का जर्मिनेशन होता है वहां सबसे ज्यादा सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये भी सीड जर्मिनेट होगा, एक छोटा प्लांटेट बनाएगा, उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा। और फिर उसके बाद हमने देखा प्लांट का मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के। ये था पूरा कंट्रोल एंड रेगुलेशन।